नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज अधिगम के सिद्धांतों में एक काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अक्सर इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इस सिद्धांत में मेनली दो तीन चीजें हैं और उसी के इर्द गिर्द आपका ये पूरा सिद्धांत घूमता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत है किस चीज का। तो अधिगम का है, लर्निंग का, यानी सीखने का ही एक सिद्धांत है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। दूसरी बात, यह सिद्धांत क्या कहता है कि अधिगम के अंतर्गत अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो स्मृति की होती है, मेमोरी की। अब मेमोरी जो है वो क्या है? एक मानसिक क्रिया है या कोई भौतिक रूप से दर्शाने वाली क्रिया है? जैसे मान लीजिए पंखा है, कार है, बाइक है, तो ये हम बता सकते हैं कि वो देखिए वो पंखा है, ये बुक है, ये कार है। आप बता सकते हो, दिखा सकते हो, लेकिन स्मृति को आप इस तरह से भौतिक रूप से नहीं दिखा सकते। यानी स्मृति कैसी प्रक्रिया है, क्या पॉइंट है? एक मानसिक प्रक्रिया है। तो जो चीज मानसिक प्रक्रिया से संबंधित होगी वो किस में आएगी? संज्ञान में। तो संज्ञानात्मक तत्व है, उसके अंतर्गत आती है स्मृति। तो यानी ये जो सिद्धांत भी है ये कौन सी विचारधारा से संबंधित है? संज्ञानवादी विचारधारा से संबंधित है। जो अधिगम के सिद्धांत में मैंने विभाजन किया था, एक तरफ थे व्यवहारवादी और एक तरफ थे संज्ञानवादी। तो जो संज्ञानवादी विचारधारा से संबंधित है कौन सा सिद्धांत? सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। क्यों है? क्योंकि स्मृति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानता है अधिगम में। तो आपका ये जो पूरा टॉपिक है ये किसके इर्द गिर्द घूमेगा? इसी स्मृति मेमोरी के अंतर्गत घूमेगा। तो अच्छे से सुनिएगा इसको। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है तथा अधिगम तथा, यहां और लिख दो चाहिए, और या फिर तथा यहां करके, अधिगम तथा स्मृति आपस में संबंधित हैं। तो आपस में संबंधित कैसे हैं? क्योंकि अधिगम संपन्न होने के लिए, अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? स्मृति की। तो अधिगम संपन्न होने के लिए सूचनाओं का जो इंफॉर्मेशन है, और इन इंफॉर्मेशन को हम उद्दीपक भी कह सकते हैं। तो वातावरण से, एनवायरमेंट से हम सूचनाओं को क्या करेंगे? हमारी जो संवेदी अंग हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, और इनके अंदर भी मुख्य रूप से सबसे ज्यादा भूमिका होती है आंख और कान की। यानी जो हम देखते हैं दृश्य और जो हम सुनते हैं श्रव्य, तो इनकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है। तो इनके द्वारा जो हम सूचनाओं को संग्रहण करते हैं, सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, तो तब जाकर के अधिगम की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी। क्योंकि सूचनाएं अगर स्मृति में भंडारित ही नहीं होगी तो फिर वापस जो है वो बाहर क्या निकल के आएगी इसमें? यानी जो सूचनाएं भंडारित होगी, स्मृति में स्टोर होगी, उन्हीं का ही हम आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वही इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आती है। तो बाकी और आगे डिटेल में सारा जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं शुरू में। सबसे पहले तो आते हैं कि इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले कौन हैं? एटकिंसन और शिफ्रिन। कब दिया गया था? 1968 में। ये दोनों महत्वपूर्ण है, एटकिंसन और शिफ्रिन। इस सिद्धांत के दूसरे नाम क्या क्या हैं? मल्टी स्टोर मॉडल। मल्टी का मतलब ही क्या होता है? एक से ज्यादा, बहु। तो इस सिद्धांत को मल्टी स्टोर मॉडल भी कहा जाता है। यह है थ्री, यानी तीन। तो थ्री स्टोर मॉडल क्या है? तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें थ्री स्टोर मॉडल या मल्टी स्टोर मॉडल हम इसको क्यों कहते हैं। और तीसरा इसका नाम है मॉडल मॉडल। यानी ये तो मॉडल तो हो ही गया, मतलब जो हमारा एक सिद्धांत है कि एक मॉडल आपके सामने, या एक सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया है, तो जो भी इसका ढांचा है ये मल्टी स्टोर का, कि कैसे मल्टी स्टोर है। इसमें तीन महत्वपूर्ण जो है वो तत्व है, एलिमेंट, जिसको हम कहते हैं कूट लेखन, भंडारण और पुनः प्राप्ति। तो वो तीन तत्व जो है उन्हीं को ही हम मल्टी स्टोर मॉडल कहते हैं। उन्हीं के कारण हम इसको थ्री स्टोर मॉडल कहते हैं। और ये जो मॉडल आपके सामने प्रस्तुत, ये जो सब मॉडल मॉडल जो लास्ट में लिखा है, यानी ये जो सिद्धांत का एक प्रस्तुत, एक जो इसका ढांचा है, एक प्रारूप है,
उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है इस मॉडल वर्ड का। तो फिर ये वाला जो पहले वाला मॉडल है, इसका क्या मतलब है? इस मॉडल से मतलब होता है किसी संभावना से जो संबंधित हो। संभावना से मतलब कैसे? यह जब सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था 1968 में, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, और इसमें जो भी ढांचा ये रखा गया, तो ये इतना सटीक और इतना सही मॉडल था, इतना सही मॉडल था कि बाद में जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये कहा कि सबसे सटीक और सही मॉडल अगर कोई मेमोरी से संबंधित है, जो सबसे ज्यादा संभावित सही है, जो सबसे ज्यादा संभावित सही है, वो मॉडल कौन सा है? ये सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है, जो कि मेमोरी से संबंधित है, यानी जो अधिगम का सिद्धांत है। तो अधिगम से संबंधित जो ये मॉडल है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, उसमें अब इसमें इस सिद्धांत में हमने बात किसके बारे में की है? स्मृति के बारे में। तो ये जो एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है आपके सामने, ये जो मॉडल जब रखा गया था 68 में, तो ये इतना सटीक और सही था कि इसके बाद में जो भी मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये कहा कि जब स्मृति के सबसे जितने भी मॉडल हो सकते हैं, उनमें संभावित रूप से सबसे सटीक और सही मॉडल कौन सा था? ये वाला। तो इसलिए हम इसको मॉडल मॉडल भी कहते हैं। और फिर ये मल्टी स्टोर और थ्री स्टोर क्यों कहते हैं, ये मैं अभी जो है आगे आपको बताने वाला हूं कि वो तीन तत्व कौन से हैं, उनके कारण इसको कहा गया है। थोड़ा सा मैं पहले आपको एक साथ इसको समझा देता हूं। और ये सिद्धांत का नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, यानी आईपीटी। प्रस्तुत करने वाले कौन थे? एटकिंसन और सिफरिन। इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड को। इन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क की तुलना हम किससे कर सकते हैं? एक कंप्यूटर से कर सकते हैं। क्या कहा इन्होंने कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? एक कंप्यूटर से कर सकते हैं। कैसे? जिस प्रकार से एक कंप्यूटर के अंदर सूचनाएं प्रेषित की जाती है, इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, तो जिसको हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। आपने भी लैपटॉप कंप्यूटर का कभी प्रयोग किया होगा। हम उसमें सूचनाएं भेजते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर सेव करते हैं, तो वो क्या करते हैं? इनपुट। हमने उसमें सूचना भेजी, यानी सूचनाएं प्रेषित की। तो जिस प्रकार से कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं भेजी जाती है, उसको हम इनपुट कहते हैं। और इसके बाद में उन सूचनाओं को कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है? प्रक्रमण किया जाता है, यानी प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ सकता है सेव करना, उसको भंडारित करना, स्टोरेज करना। सूचना सही नहीं है तो उसको ग्रहण नहीं करता, अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट है तो मोटे रूप में यह है कि फिर कंप्यूटर उन सूचनाओं का क्या करता है? प्रक्रमण। प्रक्रमण से मतलब होता है मतलब प्रोसेसिंग। वो उसने हो गया प्रोसेसिंग, और उसके बाद जब हमें आवश्यकता होगी तो उन सूचनाओं को आउटपुट के अंदर परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी जब हमें आवश्यकता होती है, तब हम उन सूचनाओं को जो है उनका उपयोग कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का यूज है कि हमने उसमें सूचनाएं जो है उनको सेव किया, सूचनाएं भेजी, उसमें सेव हुई, और जब भी मुझे आवश्यकता हुई तो मैंने उन सूचनाओं को वापस उपयोग में ले लिया, यानी आउटपुट। तो इसी प्रकार से ये कहते हैं कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है, हमारा जो मस्तिष्क है, ये भी वातावरण से, जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का मतलब वो मत समझ लेना, फिर से मैं बता रहा हूं, पेड़ पौधे फूल पत्तियां। वातावरण नाम आते ही कईयों के दिमाग में वो पेड़ पौधे फूल पत्तियां जो है, हरी हरी जो ग्रीनरी, लॉन वगैरह, दूब, यही चीजें दिमाग में आती है। ये नहीं। वातावरण से मतलब है हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास जो भी घट रहा है। तो जब हम वातावरण से, हमारा मस्तिष्क क्या करता है? उन कुछ सूचनाओं को ग्रहण करता है, और इन सूचनाओं को आप यहां साइकोलॉजी की भाषा में उद्दीपक भी कह सकते हो, स्टिमुलस। तो उन सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क ने ग्रहण किया, और मस्तिष्क उनको ग्रहण करने के बाद में जो भी उनमें संशोधन करना है, यानी वही क्या करना? प्रक्रमण। वो करने के पश्चात
वो क्या करेगा, स्टोर करेगा मस्तिष्क। जो भी उसको उसमें चेंज करना था, जो भी उसको क्या करना था, संशोधन करना था, जिस प्रकार से भी जितना वो कर सकता था उनको स्टोर कर लिया, और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हम उन सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर की तरह ही हो गया। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो मैं जो भी आपको बता रहा हूं ये सब क्या है, एक तरह से ये उद्दीपक है, ये स्टिमुलस है, या आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन है। मैंने जो भी आपको मैं बता रहा हूं, आपने इन सूचनाओं को आपने ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करने के पश्चात आपका मस्तिष्क इनको स्टोर करेगा, यानी आपकी जो स्मृति के अंदर ये चीजें क्या होगी, भंडारित हो जाएगी। अब भंडारित के भी मुख्य रूप से जो भंडारित होती है स्टोरेज, वो भी इस सिद्धांत के अंदर बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। इस भंडारित के आधार पर ही पूरा आपका सिद्धांत टिका हुआ है। स्मृति के अंदर ही एक तत्व है भंडारण, और उस भंडारण पर डिपेंड है पूरा आपका सिद्धांत। अलग अलग प्रकार बताए हैं भंडारण कि कितनी तरीके से भंडारण हो सकता है। कुछ सूचनाओं को हम 1 से 3 सेकंड के लिए याद रख सकते हैं, कुछ सूचनाएं 25 से 30 सेकंड के लिए रख सकते हैं, और कुछ सूचनाएं दीर्घ काल के लिए हमारी स्मृति के अंदर स्टोर हो जाती है, जिनका हम आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर लेते हैं। तो जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, आपने इन सूचनाओं को ग्रहण किया, कुछ चीजें आपको याद रहेगी, कुछ आपको याद नहीं रहेगी। उसके बाद में जब एग्जाम हॉल के अंदर आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो जितनी आपको याद रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप उन सूचनाओं का प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से मोटे रूप में ये एक इनका सिद्धांत का सार है। तो अब ये जो प्रोसेस बताया है इन्होंने, स्मृति जो है वो क्या है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये तो आप अब जानते ही हो, इतना सब कुछ पढ़ चुके हो। जो भी मानसिक प्रक्रिया से संबंधित तत्व होंगे वो सब चीजें किस में आएगी, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में। और ये जो स्मृति है, या जिसको हम कहते हैं स्मृति तंत्र, इसमें 3 तत्व होते हैं। कितने? 3 तत्व। आप इन 3 तत्वों को उप प्रक्रियाएं भी कह सकते हो, कि स्मृति की 3 उप प्रक्रियाएं, या वो 3 तत्व कौन से हैं जिसमें स्मृति का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहला है, उसको हम कहते हैं एनकोडिंग। दूसरा है, उसको हम कहते हैं स्टोरेज। और जो तीसरा है, उसको हम कहते हैं रिट्राइवल। एनकोडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, कूट लेखन। स्टोरेज को हम लिखते हैं भंडारण। और रिट्राइवल जो है, इसे हम लिखते हैं पुनः प्राप्ति। ये 3 तत्व हैं, और इन्हीं 3 तत्वों के कारण इस सिद्धांत का जो नाम हमने देखा था, ये मल्टी स्टोर मॉडल और 3 स्टोर मॉडल। तो चूंकि 3 तत्व होने के कारण ये इसका नाम है, कि एक से ज्यादा स्टोर या 3 जो स्टोर हैं, तो इसके कारण ये इसके दूसरे नाम भी हैं। तो सबसे पहला क्या है, कूट लेखन है। कूट लेखन में क्या होता है कि मस्तिष्क जो है उसमें उपस्थित न्यूरॉन्स के द्वारा सूचनाओं को अपनी विशिष्ट भाषा में परिवर्तित किया जाता है। जो भी सूचनाएं हम हमारे संवेदी अंगों के द्वारा ग्रहण करते हैं, मुख्य रूप से किसके द्वारा, आंख और कान के द्वारा, तो उनको हम ग्रहण करते हैं। तो उनको मस्तिष्क के द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद अपनी विशिष्ट भाषा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे कूट लेखन कहा जाता है, एनकोडिंग। और अब विशिष्ट कूटों में ये जो परिवर्तित सूचना है, इसका भंडारण मस्तिष्क के विभिन्न भागों में होता है। हो गया स्टोरेज। और उसके बाद ये जो भंडारित सूचनाएं हैं, तो इनकी आवश्यकता पड़ने पर हम इनका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, पुनः उपयोग किया कर सकते हैं, पुनः इन सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक तो ये पहली जो चीजें थी इसमें जो हमने समझनी थी, मेन जो चीजें हैं। तो थोड़ा पहले जो अभी समझा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि मानव के मस्तिष्क की तुलना एक कंप्यूटर से की जाती है। जैसे कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं प्रेषित की जाती है, जिसको हम इनपुट कहते हैं, और उन सूचनाओं का कंप्यूटर के द्वारा प्रक्रमण कर, यानी क्या करके, यानी प्रोसेस करके आवश्यक आउटपुट में परिवर्तन कर दिया जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य का मस्तिष्क वातावरण से
विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करता है, उन्हें संशोधित कर भंडारित करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनः उपयोग करता है। तो स्मृति तंत्र में 3 तत्व शामिल होते हैं। सबसे पहला कूट लेखन, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। तो इनका प्रोसेस का देखिए, यही सीक्वेंस भी इनका यही होता है। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपका इस पॉइंट में से बनता है। वो आपसे पूछता है कि स्मृति के आवश्यक तत्व हैं, तो पूछता है कि इनका सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है। तो सबसे पहले एनकोडिंग ही आएगा। वो इसी प्रकार से जैसे 3 का ये ग्रुप बना दिया, दूसरे ऑप्शन के अंदर उसने स्टोरेज पहले लिख दिया और फिर लिख दिया एनकोडिंग और फिर तीसरा लिख दिया रिट्राइवल। या इस प्रकार से लिख दिया कि रिट्राइवल पहले लिख दिया, दूसरा स्टोरेज और तीसरा लिख दिया एनकोडिंग। या एनकोडिंग पहला लिखने के बाद दूसरा लिखता है रिट्राइवल और तीसरा लिखता है स्टोरेज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले ई, फिर एस, फिर आर। तो ई एस आर, इस तरीके से इसको याद कर लो, ई एस आर। मस्तिष्क में उपस्थित न्यूरॉन्स द्वारा सूचनाओं को अपनी विशिष्ट भाषा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे कूट लेखन कहते हैं, एनकोडिंग। विशिष्ट कूटों में परिवर्तित सूचना का भंडारण मस्तिष्क के विशिष्ट भागों में होता है तथा इन भंडारित सूचना का आवश्यकता पड़ने पर जो है इन तथा यह भंडारित सूचना आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त की जा सकती है, यानी आउटपुट। तो ये तीनों चीजें होगी। तो एक तो ये पहली चीज आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद क्या महत्वपूर्ण है इसमें कि कोई भी जो सूचना है वो भंडारित कितनी प्रकार से हो सकती है, मतलब कितने तरह से उसको भंडारित किया जा सकता है। जो मेन ये सिद्धांत है आपका, तो वो 3 प्रकार से है। कौन कौन से हैं अब उसको आगे हम देखते हैं। इस मॉडल में स्मृति के 3 प्रकार बताए गए हैं और यहां देखिए जो ये स्मृति के 3 प्रकार हैं, तो मेनली आप प्रकार से यहां मतलब है क्या स्मृति से? स्मृति के प्रकार से मतलब यहां है कि जो भंडार गृह है, जो स्टोरेज है, उससे संबंधित है कि 3 प्रकार से चीज स्टोर हो सकती है। जो हमने पहले पढ़ा था वो तो था कि स्मृति में कोई चीज किस प्रकार से आती है। तो मानव मस्तिष्क की तुलना जो है वो किससे कर दी? कंप्यूटर से कर दी। कोई भी सूचना इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग और उसके बाद आउटपुट, आईपीओ। ये था मेन जो सारा था मेमोरी से संबंधित। और अब ये जो भंडार वह यानी जो स्टोरेज होता है वो कितनी प्रकार से हो सकता है, मेनली उस पर आधारित है ये। तो स्मृति के 3 प्रकार बताए गए हैं, यानी वो स्टोरेज यानी वो भंडार गृह के। सबसे पहला है संवेदी स्मृति, दूसरा है लघुकालीन स्मृति और तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति। संवेदी स्मृति को इंग्लिश में सेंसेसरी मेमोरी भी कहा जाता है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एसएम। लघुकालीन स्मृति को कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, एस टी एम, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। एक मूवी आई थी आमिर खान की गजनी, तो उसमें वो किस चीज से ग्रसित था? शॉर्ट टर्म मेमोरी की समस्या थी उसके साथ। उसको कोई भी चीज कितनी देर याद रहती थी? केवल 15 मिनट याद रहती थी उस मूवी में। यहां समय अलग है इसका। वहां उसके वो क्या थी, एक तरह से बीमारी थी, लेकिन यहाँ ये बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल एक ह्यूमन, एक मानव मस्तिष्क से संबंधित चीजें हैं, जुड़ी हुई एक मेमोरी से जुड़ी हुई चीजें हैं। और दीर्घकालीन स्मृति, इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट में लिख देते हैं एल टी एम। ये एस टी एम और ये एस एम। तो सबसे पहले देखिए अब इसमें होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में एक बार सारा एक साथ बता देता हूं। देखिए तो आपके सामने एक छोटा सा चार्ट मैं बना रहा हूं। सबसे पहले वातावरण। वातावरण को हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इन्वायरमेंट। वातावरण के पश्चात उद्दीपक। उद्दीपक को हम लिख सकते हैं स्टिमुलस। और इसी को ही मैं सूचनाएं भी कह सकता हूं, इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद में उद्दीपक के पश्चात संवेदी ग्राहक। संवेदी ग्राहक से मतलब जो हमारे संवेदी अंग हैं
जिनके थ्रू हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। इसके बाद में आता है संवेदी स्मृति, जो कि स्मृति का सबसे पहला प्रकार है। इसके बाद में दूसरा आता है लघुकालीन स्मृति। इसके बाद में तीसरा प्रकार आता है दीर्घकालीन स्मृति। और दीर्घकालीन स्मृति के पश्चात आता है पुनः प्राप्ति, और पुनः प्राप्ति के पश्चात है अनुक्रिया, और वो अनुक्रिया किससे हम करते हैं? वापस वातावरण से। तो इस प्रकार से जो ये एक प्रोसेस है ये चलता रहता है। अब ये क्या है ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, उसके बाद नोट से हम इसको आगे और पढ़ेंगे। देखिए, वातावरण, हम जो भी सूचनाएं ग्रहण करते हैं किससे ग्रहण करेंगे? इसी वातावरण से, जो भी हमारे आसपास घट रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपके दिमाग में जो भी चीज आएगी इस बुक से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित, वो चीज आपने यहां से ग्रहण की, तो ये भी वातावरण। तो वातावरण से आपने किनको ग्रहण किया? उद्दीपकों को, यानी स्टिमुलस को, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। किसके द्वारा ग्रहण किया? संवेदी ग्राहकों के द्वारा। संवेदी ग्राहक से मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से मतलब आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ये जो 5 हमारे संवेदी अंग है, इनके द्वारा हम इसको ग्रहण करते हैं। किसको? सूचनाओं को। और इनमें से भी सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग होता है, जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आंख का और कान का। तो आंख और कान से, आंख से हम क्या करते हैं? जो भी सूचनाएं हैं, किस रूप में? दृश्य रूप में। और कानों के द्वारा श्रव्य रूप में, शब्दों के रूप में। तो इसके लिए देखिए, दृश्य और श्रव्य के लिए इसमें पर्टिकुलर टर्म भी यूज करते हैं। अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो। दृश्य के लिए यहां वर्ड यूज किया जाता है आइकोनिक। कई बार ये कभी वर्ड पूछा जाता है कि आइकोनिक से मतलब क्या है, तो दृश्य से संबंधित है, जो हम हमारी आंखों से देखते हैं। भाई, सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। आपने देखा कि मैच चल रहा है क्रिकेट का, तो आप अपनी आंखों से देख रहे हो ना, मुख्य रूप से किस चीज का प्रयोग कर रहे हो? आंखों का। और सुन रहे हो किससे? अपने कानों से। तो वो जो दृश्य है वो देख करके आप सूचनाएं ग्रहण कर रहे हो कि इसने इसको बॉलिंग की और उसने उसकी जो है उस बॉल को खेला, उस पे 4 रन बनाए या 6 बनाया, वो या वो आउट हुआ। अपनी आंखों से देख रहे हो आप, और वो सूचनाएं आपके मस्तिष्क में जा रही हैं। तो जो दृश्य रूप में सूचनाएं होती है उसको हम कहते हैं आइकोनिक, जो दृश्य रूप में हम जिसको ग्रहण करते हैं। और श्रव्य रूप में जिसको हम ग्रहण करते हैं, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं इकोइक। तो ये 2 टर्म है, ये आप इनको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद में देखिए, हमारे संवेदी अंगों के द्वारा हमने सूचनाओं को ग्रहण किया। अब सूचनाएं ग्रहण करने के बाद में जो सबसे पहला तंत्र है, सबसे पहला जो प्रकार है, वो है संवेदी स्मृति। और इसे हम संवेदी रजिस्टर भी कहते हैं। संवेदी रजिस्टर। तो जैसे मान लीजिए हमने किसी संवेदना का अनुभव किया, वो इंफॉर्मेशन हमने ग्रहण की, वो कहां आएगी? सबसे पहले हमारी इसी संवेदी स्मृति में आएगी। सबसे पहले इसी में आएगी, संवेदी स्मृति में, जो भी हमारे आसपास चीजें हो रही है। और इस संवेदी स्मृति के अंतर जो सूचनाएं हैं वो केवल कुछ क्षणों के लिए रहती है, केवल कुछ क्षणों के लिए। भाई, आपके आसपास इतनी चीजें घटती है, क्या वो सब आपको याद रहती है क्या? आप सुबह से लेकर के शाम तक मार्केट भी जाते हो, आते भी हो, वापस से पूरे बाजार घूम के आए, आपकी ऑफलाइन कोचिंग थी, आपने वो भी ज्वाइन कर ली, आपने लोगों से बात की, आपके आसपास इतने लोग निकले, क्या आपको हर चीज याद है क्या जो आपने देखी और सुनी? तो स्मृति का सबसे पहला जो प्रक्रिया शुरू होती है वो यहां से शुरू होगा कि वो भंडारण होगा कैसे। संवेदी स्मृति, आपने जो भी उस चीज को ग्रहण किया सबसे पहले अपने संवेदी अंगों के द्वारा, तो सबसे पहले वो कहां आएगी? इसी संवेदी स्मृति में भंडारित होगी, जो कि भंडारण का एक प्रकार से ये एक पहला प्रकार मानिए आप। और यहां वो सूचनाएं केवल कुछ क्षणों के लिए रहती है। सामान्यतया जो इसका समय माना जाता है 1 से 3 सेकंड का समय मानते हैं कि यहां जो सूचनाएं हैं वो केवल 1 से 3 सेकंड के लिए रहती है।
ताकि मस्तिष्क के द्वारा यह निर्णय लिया जा सके कि जो सूचना आपके पास गई है, जो आपके पास आई है, वो ध्यान देने योग्य है या नहीं है। मस्तिष्क को अगर लगता है कि यह सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो सूचना अगले तंत्र में, जो नेक्स्ट तंत्र है, कौन सा, लघुकालीन स्मृति, यहां वो सूचना स्थानांतरित हो जाएगी। और अगर आपके मस्तिष्क को यह लगेगा कि यह सूचना आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो सूचना आपकी स्मृति से लुप्त हो जाती है। तो यह सबसे पहला प्रकार है, सबसे पहला तत्व जो है इसका, कि स्मृति के, या आप कह सकते हो भंडारण के जो 3 प्रकार हैं, और डिटेल में हम बात करें तो सबसे पहला संवेदी स्मृति, कि सबसे पहले जो भी हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं, देखिए आप चाहे चाहो या नहीं चाहो, फिर भी आपके आसपास जो घटनाएं घट रही है, तो चूंकि आप पांचों इंद्रिय हैं, तो आप किसी भी चीज से बिल्कुल ऐसे बच नहीं सकते कि जब मेरा 100% ध्यान होगा तभी मैं सूचनाएं ग्रहण करूंगा। भाई सूचना तो आपके पास हजारों तरह की सूचनाएं हैं, जो भी आपके पास आसपास घट रहा है, पर उसमें जो चीज आपके मस्तिष्क को जरूरी लगेगी, वो चीज आपका मस्तिष्क, आप उस पर विशेष तौर से ध्यान दोगे। जो चीज आपके काम की है उस पर आप विशेष तौर से ध्यान दोगे, तो वो कहां चली जाएगी, वो आपके आगे इस लघुकालीन स्मृति में चली जाएगी। और जो चीज आपके काम की नहीं है, जो आपका मस्तिष्क कहेगा कि आपका इस सूचना से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल एक अनावश्यक सूचना है, वो सूचना वहीं लुप्त हो जाएगी। तो ये सबसे पहला था संवेदी स्मृति। इसके बाद में दूसरा आता है लघुकालीन स्मृति, जिसे हम कहते हो शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब संवेदी स्मृति से जो सूचनाएं काम की थी, वो आगे आपकी किस स्मृति में आ गई, लघुकालीन स्मृति में। और यहां जो सूचनाएं हैं वो मुख्यतः कब तक रहती है, लगभग 25 से 30 सेकंड तक रहती है। देखिए लघुकालीन स्मृति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इन तीनों स्मृतियों के अंतर्गत, तो इसको विशेष ध्यान से आप सुनिएगा लघुकालीन स्मृति को। तो जब संवेदी स्मृति से सूचनाएं लघुकालीन स्मृति के जो अगले तंत्र में स्थानांतरित हो गई, तो वो कहां पहुंची है, इसी लघुकालीन स्मृति में। और यहां जो सूचनाएं हैं वो लगभग कब तक भंडारित रह सकती है, लगभग 25 से 30 सेकंड तक। यानी आप ये मान के चलिए कि आप एक बार में किसी चीज को अगर सुनते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 25-30 सेकंड तक जो है उस चीज को आप जो है आपकी जो है वो मेमोरी में रह पाएगी। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको यहां बोल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और आप सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, तो 25-30 सेकंड होने के बाद क्या आपको एज इट इज याद है क्या कि मेरे एक एक वर्ड जो है मैंने क्या बोला था, पहले कौन से वर्ड का, अभी आपको क्या याद है कि 25-30 सेकंड पहले जो मैंने वर्ड बोले थे उसमें पहला वर्ड कौन सा था और उसके बाद कौन सा था, क्या आपको एज इट इज याद है क्या? 25-30 सेकंड तक की तो आपको याद रह सकती है, आप बता सकते हो, लेकिन उसके बाद की जो वो चीजें आपको बिल्कुल एज इट इज याद नहीं रहेगी। अगर आपको परमानेंट उनको याद करना है, जो आपके बहुत ज्यादा काम की है, तो आप उसको कहां भेजोगे, इस दीर्घकालीन स्मृति में। और लघुकालीन स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति में कोई चीज किसके द्वारा जाती है, अभ्यास के द्वारा। अभी जो आप मेरे से पढ़ रहे हो वो 25-30 सेकंड से ज्यादा वो चीज आपके मेमोरेबल नहीं रहेगी, लेकिन आप उसको बारंबार 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 जब आप वो पढ़ोगे, तो वो आपकी दीर्घकालीन स्मृति में चली जाएगी। और दीर्घकालीन स्मृति जो है, इसे एक स्थायी तंत्र कहा जाता है, जिसमें सूचनाएं जीवन पूरे लाइफ टाइम के लिए भी जो है यहां भंडारित रह सकती है। लेकिन वो भी कोई 100% कोई जरूरी नहीं है। दीर्घकालीन स्मृति से भी चीजें जो है वो, अगर आप लगातार उसको बार बार याद नहीं रखो, तो दीर्घकालीन स्मृति से भी आपकी वो चीजें लुप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको, मैं जो पढ़ा रहा हूं, ये सूचना का सिद्धांत वाला जो आपने अच्छे से याद कर लिया कि एग्जाम आप दे के आ गए, चाहे जैसे मान लो आपका एग्जाम जब भी होता है, किसी का एग्जाम मान लो 4 महीने बाद है, किसी का 6 महीने बाद है, या 1 साल बाद है, आपने लगातार रिवीजन रिवीजन करते रहे, वो चीज आपके दीर्घकालीन स्मृति में सेव होगी। आप एग्जाम दे के आ गए, एग्जाम देने के बाद में अब आपने बिल्कुल सही कर दिया, आपको याद था, और उसके बाद 3-4 महीने का समय निकल जाए और फिर से मैं आपको उठाकर इसी में से क्वेश्चन पूछूं, तो क्या आपको बिल्कुल याद आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती है, कुछ जीवन की ऐसी घटनाएं जो या तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो,
या किसी संवेगात्मक चीज से, हमारी किसी भाव से जुड़ी हुई हो। जैसे मान लीजिए कभी आपकी आंखों के सामने कहीं कोई आग लग गई थी, या आपकी आंखों के सामने कभी कोई भूकंप आया, जो आपने झेला उस भूकंप को। तो इस तरह की चीजें जो है वो मनुष्य अपने पूरे जीवन पर्यंत नहीं भूलता। वो आपके बिल्कुल एक स्थायी स्मृति के रूप में सेव होगी लाइफ टाइम। जब तक आप जियोगे तब तक वो चीज आप नहीं भूलोगे। तो दीर्घकालीन स्मृति का मतलब केवल यही मत समझ लेना कि इसको हम स्थायी तंत्र कहते हैं, कि इसमें जो चीज सेव हो गई वो जीवन पर्यंत भंडारित रह सकती है। हम ये कभी नहीं कहते इसमें कि दीर्घकालीन स्मृति में जो आने वाली चीज है वो आपके जीवन पर्यंत अब रहेगी। वो ये लाइन अपने आप में सही नहीं है। अगर कहीं ये लाइन लिखी हो कि दीर्घकालीन स्मृति में आने वाली चीज या इसमें जो सूचना है वो पूरे आप जीवन पर्यंत रहेगी, ऐसा नहीं है। जीवन पर्यंत रह सकती है, ये एक सही लाइन है। तो दीर्घकालीन स्मृति की चीज भी लुप्त हो सकती है कभी वापस, और लघुकालीन स्मृति की भी चीज लुप्त हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, लघुकालीन स्मृति जो होती है वो 25 से 30 सेकंड के लिए उसमें वो रहती है सूचनाएं। और अभी जैसे आप मान लीजिए मेरे साथ में लिख रहे हो किसी चीज को, इसमें एक और पॉइंट है लघुकालीन स्मृति में। जैसे मान लीजिए मेरे साथ आप किसी चीज को नोट कर रहे हो या आप लिख रहे हो, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि आप ऑफलाइन के अंदर बैठे हो और मैं आपको समझा रहा हूं और मैं आपको लिखा रहा हूं, तो आपको याद तो वापस माइंड के अंदर तो वो चीज जाएगी ना कि मैंने अभी जो लाइन बोला कि ये लिखो, कि जो ये लघुकालीन स्मृति है, अब लिखो इसमें हेडिंग देके कि संवेदी स्मृति से सूचनाएं मस्तिष्क द्वारा अगले तंत्र को स्थानांतरित की जाती है, तब कहां पहुंचती है? लघुकालीन स्मृति में पहुंचती है। तो जब आप ये चीज लिखोगे तो मैंने जो बोला है वो माइंड आपका उसको वापस तो जो क्या करेगा, ये करेगा ना रिपीट। भाई मैंने जो चीज बोली वो आपके मस्तिष्क में गई, तो आपका माइंड वापस उस चीज को रिपीट करेगा। तो वर्तमान जो हमारा मुख्य रूप से उपयोग के लिए भंडारित होने वाली सूचनाएं हैं वो किस में है? इस लघुकालीन स्मृति में होती है। आप जैसे मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको लिखा रहा हूं, तो आप बार बार आपका माइंड उस चीज को रिपीट कर रहा है जो अभी मैंने आपको बोला था। तो चूंकि लघुकालीन स्मृति जो है इसमें सूचनाएं वर्तमान उपयोग के लिए भंडारित होती है, इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। वर्किंग मेमोरी को मतलब हिंदी में हम कहते हैं कार्यशील स्मृति। किसको? लघुकालीन स्मृति को। तो एक इसके अलावा इसमें बिंदु और है। देखिए, जो लघुकालीन स्मृति है, हमने ये कहा कि 25 से 30 सेकंड के लिए इसमें सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। यानी लघुकालीन स्मृति के अंदर सीमित मात्रा में, अब लघुकालीन स्मृति को मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इस लघुकालीन स्मृति के अंदर हम सीमित मात्राओं में सूचनाओं को संग्रहित कर सकते हैं, सीमित मात्रा में। अब वो जो सीमित मात्रा है वो कितनी हो सकती है, आप कितनी सूचनाएं संग्रहित कर सकते हो? तो इसके लिए एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिलर। मिलर, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखिएगा। मिलर ने क्या कहा था कि ये जो सीमा है कि किस सीमा तक आप चीजें याद रख सकते हो, कितनी स्मृति में याद रख सकते हो, तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया था 7 प्लस माइनस 2 का। इस 7 प्लस माइनस 2 से मतलब है 7 प्लस 2 यानी 9 और 7 माइनस 2 यानी 5। यानी 5 से 9 टुकड़ों के अंतर्गत कोई चीज जो है वो आप याद रख सकते हो लघुकालीन स्मृति में, 5 से 9 टुकड़ों तक। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई फोन नंबर बताता हूं, तो आप कह सकते हो कि सर जो मोबाइल नंबर तो कितने अक्षर का होता है, कितने उसमें डिजिट है? 10 है। तो आप तो यहां कह रहे हो 5 से 9 टुकड़ों में, मैं टुकड़ों की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक सिंगल वर्ड की, ऐसे कोई जो है पर्टिकुलर एक अंक की बात नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए किसी का नंबर है ये, कितने अक्षर हो गए? 3 3 6 7 8 9 1 10। अब जैसे मान लीजिए ये किसी का मोबाइल नंबर है, तो इस मोबाइल नंबर को हम ऐसे याद करते हैं ना सुविधा के लिए कि 342 178 32 10, ऐसे ही याद करते हैं। भाई कैसे याद करते हैं? जैसे मान लीजिए जैसे नॉर्मल किसी के नंबर याद करने हो तो अपने इस तरह से याद कर लेते हैं 342 178 32 10।
ये कितने टुकड़ों में मैंने इसको बांट दिया? 4 टुकड़ों में। तो आप इसको 10 के अंदर काउंटिंग नहीं कर देंगे मिलर के अनुसार। तो इस लघुकालीन स्मृति के अंदर हम कितनी चीजों को एक साथ की मैं बात कर रहा हूं, एक साथ। आप इस चीज को पर्टिकुलर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। एक बार में, एक बार के अंदर हम कितनी चीज को याद कर सकते हैं। वो तो अभ्यास करने पर तो अब ये इतना सारा मैटर है, ये आप याद करोगे, वो आपका दीर्घकालीन स्मृति में आएगा वो। मैं अभी 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन या मैं कुछ इस तरह के डिजिट अगर आपको बोलता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितने याद कर सकते हो? 5 से 9 टुकड़ों तक की चीजों को आप याद कर सकते हो। यानी सीमित मात्रा में इसमें चीजें संग्रहित रह सकती है। समय सीमा की बात करें तो लगभग 25 से 30 सेकंड तक। और ये जो 7 है, तो ये एक महत्वपूर्ण इसमें डिजिट है। तो इस 7 को मैजिकल नंबर या जादुई आंकड़ा भी कहा जाता है। तो ये हो गया लघुकालीन स्मृति का। इसके बाद में देखिए, यहां से सूचनाएं जो बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं या हमें उनकी लंबे समय के लिए आवश्यकता होती है, तो फिर वो कहां चली जाती है? दीर्घकालीन स्मृति में। और कोई चीज लघुकालीन स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति में जाएगी कैसे? तो वो जाएगी अभ्यास के द्वारा। जब आप, जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, तो एक बार में एज इट इज जो भी चीजें मैंने बोली है वो ज्यादा से ज्यादा आपको 25-30 सेकंड तक याद रह सकती है। अभी भी जो मैंने पिछले 25 सेकंड में बोला है, कि आपको वो बिल्कुल एज इट इज याद है क्या, कि मैंने एक एक वर्ड कब कौन सा बोला है? 25-30 सेकंड सा थोड़ा सा याद रहेगा आपको, उसके बाद का याद नहीं रहेगा कि क्या बोला था। लेकिन अब आप बार बार इन चीजों को सुनोगे सुनोगे सुनोगे, रिवीजन 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 अभ्यास करोगे, तो वो चीज कहां चली जाएगी? दीर्घकालीन स्मृति में चली जाएगी। तो दीर्घकालीन स्मृति के अंदर भंडारण की कोई एक सीमा नहीं होती। अनलिमिटेड मात्रा में यहां सूचनाओं को भंडारित किया जा सकता है। और यह कैसा तंत्र है? एक स्थायी तंत्र है। यानी इसमें जो सूचनाएं हैं वो जीवन पर्यंत भंडारित रह सकती है। और जो आपकी पुरानी स्मृतियां हैं, पुरानी जो मेमोरीज है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बचपन की मेमोरीज हो, कोई यादें हो, तो उनको पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति व्यक्ति जो है वो किस स्मृति का प्रयोग करता है? इसी दीर्घकालीन स्मृति का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए बचपन के अंदर कभी कोई भूकंप आ गया, कहीं कोई ऐसा घटनाक्रम हो गई कि आप कहीं उपस्थित थे, उस समय एक बहुत तेज भूकंप आया। अब वो चीज आपको आज भी याद है, भले ही वो इंसिडेंट एक बार ही हुआ हो, लेकिन आपको वो याद आज भी याद है। तो वो किससे आपने जो मेमोरी में कहां से निकाली वो चीज? इसी दीर्घकालीन स्मृति में, क्योंकि वो इसी दीर्घकालीन स्मृति में जाके स्टोर हो गई। तो व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए संपूर्ण ज्ञान है, उसका कोई भी स्किल, जो कौशल है, उसकी रुचि है, या जीवन के जो अनुभव हैं, वो किस चीज में स्टोर होते हैं? इसी दीर्घकालीन स्मृति के अंतर्गत स्टोर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक मैंने बात की स्किल की, कौशल। तो अब जैसे मैं पहले बाहर रहता था, तैयारी जब मैं एग्जाम की करता था, तो बाहर जब मैं रहता था तो मेरा खाना जो है मैं खुद बनाता था। रोटी मैं ही बेलता था। अब वो रोटी बेलना, रोटी बनाना, ये भी क्या है? एक स्किल है। कोई भी कार्य जो इस तरह का एक्टिविटी से संबंधित है वो एक स्किल आता है। तो अब मान लीजिए उसके बाद अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं रही रोटी बनाने की। तो आज अगर मैं दोबारा रोटी बनाना चाहूं, मान लीजिए 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद मैं दोबारा रोटी बनाना चाहूं, तो ऐसा है क्या कि मैं रोटी बनाना भूल ही गया कि रोटी बनाते कैसे हैं? क्या ये है क्या कि मुझे रोटी तो अब बेलना ही नहीं आ रहा? मैं तो किसी जमाने में पता नहीं कब रोटी बनाई थी, तो अब तो मुझे याद ही नहीं आ रही रोटी बनाते कैसे हैं। वो आपकी पूर्व स्मृति से वापस लौट के आ जाएगी, क्योंकि वो कहाँ है? दीर्घकालीन स्मृति में। तो जो कौशल होता है, जो स्किल होती है, जैसे मान लीजिए आपने 10 साल पहले बाइक चलानी सीखी थी, आपने 1 साल बाइक चलाई, उसके बाद आपके पास कार आ गई और आपने बाइक चलाना छोड़ दिया। आज 10 साल बाद या 15 साल बाद आज आप वापस बाइक चला रहे हैं, तो ऐसा है क्या कि बाइक आपके हाथ में, अरे मैं तो भूल गया, मैं तो बहुत साल पहले चलाई थी, पता नहीं बाइक कैसे चलाते हैं? ऐसा होता है क्या? भाई गियर का चेंज, नई नई बाइक आती है तो वो एक अलग चीज है कि नया उसमें गाड़ी में कोई नया सिस्टम आ गया, गियर पहले 2 नीचे लगते होंगे तो अब 4 ऊपर लगते होंगे, वो चीज अलग है। लेकिन आपको मान लो वही बाइक अगर एज इट इज आपको ला के दे दे, तो आप क्या बाइक चलाना भूल जाओगे क्या? कि मैंने 20 साल पहले चलाई थी, मुझे याद नहीं है। क्यों? वो स्किल है, कौशल।
तो जो कौशल से संबंधित चीजें होती है, हमारा कोई अनुभव रहा होता है जिंदगी का, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, तो ये चीजें किस में आती है? दीर्घकालीन स्मृति में आती है। तो ये, और फिर अब दीर्घकालीन स्मृति के बाद में क्या हो गया? आपने जो भी स्मृति में आपके भंडारण में चीजें थी, आपने उनको क्या किया? पुनः प्राप्त किया अपने उपयोग के अनुसार, और आपने किससे अनुक्रिया की? वापस आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें आपने उससे अनुक्रिया की। भाई उन सूचनाओं का प्रयोग कहां करोगे? आप जहां उसका आपको आवश्यकता है, यानी वही आपके आसपास के वातावरण में। और फिर वातावरण से जिन सूचनाओं की आपको आवश्यकता होगी, इस प्रकार से ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। तो ये है आपका सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, और मुझे आशा है ये चीजें आपके अच्छे से समझ में आई होगी, और काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। मैं 2 मिनट में इसको पुनः रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। उसके बाद नोट से हम देखेंगे, तो ये आपके दिमाग में भी क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे दीर्घकालीन स्मृति में आपके ये चला जाएगा। देखिए, सबसे पहले वातावरण से हमने क्या किया? उद्दीपकों को, स्टिमुलस को, इंफॉर्मेशन को, यानी सूचनाओं को ग्रहण किया। किसके द्वारा? हमारे संवेदी ग्राहकों के द्वारा, यानी हमारे जो संवेदी अंग है, सेंस ऑर्गन है, उनके द्वारा। इनमें दो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, आंख और कान। अब उनके द्वारा जब हमने सूचनाओं को ग्रहण किया, तो वो सबसे पहले हमारी किस भंडारण गृह में जाती है? इस संवेदी स्मृति में। सबसे पहले सूचना इसी के अंतर्गत आएगी। आप डायरेक्ट इस तीसरे में नहीं ले जा सकते उसको। ये एक प्रोसेस है पूरा, और ये ऐसे ही चलेगा। ये संवेदी स्मृति में आई, संवेदी स्मृति में आने के बाद हमारे मस्तिष्क ने, यहां सूचनाएं ज्यादा ज्यादा 1 से 3 सेकंड के लिए रहती है। जो सूचनाएं महत्वपूर्ण थी, हमारे मस्तिष्क ने यह देखा कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो सूचना आगे ट्रांसफर हो जाएगी इस लघुकालीन स्मृति में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और जो काम की नहीं, अनावश्यक सूचनाएं हैं, वो वहीं से लुप्त हो जाएगी। इसके बाद भाई संवेदी स्मृति में, मान लीजिए आप किसी शादी में खाना खाने गए। शादी में जब आप खाना खा रहे हैं, तो चलते फिरते आपको कोई भी आदमी मिल गया, साहब देखिए, अरे नमस्कार, कोई जान पहचान वाला। अब उसके साथ कोई दूसरा आदमी खड़ा है, उसने मिलवा दिया, कह रहे साहब ये हैं, ये हमारे जानकार। आपने कहा ठीक साहब, नमस्कार नमस्कार। उसके बाद आप अपना बढ़ गए आगे। तो आपके मस्तिष्क ने यह देखा कि वो कोई उस व्यक्ति के साथ ऐसा कोई आपका काम का नहीं है, तो आपको याद भी नहीं होगा कि आप किसी व्यक्ति से किस शादी में कहीं मिले भी थे। क्या आप याद कर लेना, किस शादी में आप जाते हो तो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जिनको आप नहीं जानते। लेकिन अगर आपके पास उस व्यक्ति से दोबारा आपका कभी मिलने का नहीं रहा, या उस व्यक्ति से आपका ऐसा कोई काम नहीं है स्पेशली, तो आप वहीं, आपका मस्तिष्क उस चीज को वहीं निकाल देगा, और आपको वो दोबारा याद नहीं आएगा। वो व्यक्ति कभी आपको बहुत ज्यादा मेमोरी याद दिलाएगा, मैं आपसे उस शादी में मिला था, तो आपको याद नहीं आएगा यार मिला, कहां मिला था मैं। तो जो मस्तिष्क, आपके मस्तिष्क को लगेगा कि ये अनावश्यक सूचनाएं हैं, वो उसको ग्रहण नहीं करेगा, और जो आवश्यक होगी। अब जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति आपके साथ में मिला, आपका जो जानकार था, उसने मिलाया कि साहब ये मेरे दोस्त हैं, और ये क्या करते हैं, ये डीवाईएसपी है साहब। अरे आपके दिमाग में क्या हुआ? क्लिक हुआ, अरे ये चीज तो बड़े काम की है। आपके मस्तिष्क ने उसको आगे भेज दिया लघु स्मृति में। तो यह आपका मस्तिष्क उस चीज को डिसाइड करेगा कि क्या सूचना आपके काम की है या नहीं है। सबसे पहले संवेदी स्मृति है, इसके बाद वो सूचना आएगी लघुकालीन स्मृति में। लघुकालीन स्मृति में कई चीजें ध्यान में रखनी है। सूचना एक बार में प्राप्त की गई सूचना केवल 25 से 30 सेकंड रहती है। इसमें भी सूचनाओं की संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं आती। एक बार में कितनी आ सकती है? सीमित मात्रा में। मिलर ने इससे संबंधित दिया कि किस सीमा तक सूचनाएं आ सकती है, तो उसका सिद्धांत था 7 माइनस और ये 2 वाला, यानी 7+2 से मतलब 9, और 7-2 से मतलब 5, यानी 5 से 9 टुकड़ों के अंतर्गत कोई सूचना जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम उसको एक बार में भंडारित कर सकते हैं। और वर्तमान उपयोग के लिए हम नॉर्मली किस चीज का प्रयोग करते हैं? इसी लघुकालीन स्मृति पे ही हमारा सारा काम चलता है। तो इसलिए इसको वर्किंग मेमोरी या कार्यशील स्मृति भी कहा जाता है। जैसे आपका बॉस है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको कोई काम कहा कि इधर आओ ये काम करो, आपने अपने बॉस को सुना, उसके बाद आप अपना काम कर रहे हैं। जो आपके बॉस ने कहा उस चीज को याद करके कि मेरे बॉस ने ये कहा और मुझे ये काम करना है। तो डेली रूटीन में जो हमारी लाइफस्टाइल है, डेली जो हमारा कामकाज है, वो सब इस लघुकालीन स्मृति से संचालित होता है। और चूंकि 7 जो नंबर है, तो फिर
एक जो माना उन्होंने मिलर ने कि 7 अंक का जो पैमाना है, तो 7 से 2 ज्यादा या 7 से 2 कम, लगभग 5 से 9 टुकड़ों तक हम एक बार में संग्रहित कर सकते हैं। तो 7 को हम मैजिकल नंबर कहते हैं। और इसके बाद यहां से फिर बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, या जीवन कौशल से संबंधित, या हमारे जीवन का कोई अनुभव, या हमारे जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना, तो वो सब चीजें आगे कहां चली जाती है? दीर्घकालीन स्मृति में। तो जो चीजें आप बार बार पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, वो कहां चली जाती है? इस दीर्घकालीन स्मृति में जाती है, जो कि एक कैसा तंत्र है? स्थायी तंत्र। लेकिन दीर्घकालीन स्मृति के अंदर भी वो चीज कब तक रहेगी, ये डिपेंड करता है आपके अभ्यास पर। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इतने वर्षों से ये चीजें खुद मैंने पढ़ी है, मैंने इतनी पढ़ाई है, तो साइकोलॉजी के अंदर मान लीजिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? या जैसे मान लीजिए गुथरी का सिद्धांत कौन सा है? तो क्या ये चीज मैं कभी भूल सकता हूं क्या? नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वो सैकड़ों बार, हजारों बार मैंने उन चीजों को कितनी बार रिपीट किया हो गया क्लास में, कितनी बार मैंने उनको पढ़ाया होगा, और कितनी बार मैंने उनको खुद पढ़ा होगा। और वही दूसरी कंडीशन ये है कि सिर्फ मैंने मेरे पढ़ने के उद्देश्य से उसको पढ़ा, मैंने एग्जाम दिया, उसके 4 महीने बाद अब मुझे याद नहीं है कि जो मैंने 4 महीने पहले पढ़ा था वो कितना मुझे याद रहा। लेकिन मैं एग्जाम होने के बाद भी, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि रीट का एग्जाम है, रीट का एग्जाम स्टूडेंट ने दिया। अब रीट का एग्जाम देने के बाद जिसको लगा कि मेरे तो नंबर इतने बन गए, अब मुझे दोबारा जिंदगी में कोई एग्जाम देना ही नहीं है, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, वो रीट का स्टूडेंट 2 महीने बाद ही साइकोलॉजी सारी भूल जाएगा। वो उसको सारी चीजें याद नहीं रहेगी, कुछ कुछ याद रहेगी। लेकिन वही अगर ये सोचता है कि मुझे आगे सेकंड ग्रेड भी देना है, फर्स्ट ग्रेड भी देना है, तो अब वो उन चीजों को बार बार रिवीजन करता रहेगा, तो वो चीजें उसके स्थायी रूप से कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसलिए दीर्घकालीन स्मृति के अंदर कोई चीज है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सूचना कभी दिमाग से लुप्त हो ही नहीं सकती। दीर्घकालीन स्मृति के अंदर भी उस सूचना का बने रहना किस पर निर्भर करता है? अभ्यास पर। और फिर आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन सूचनाओं को पुनः प्राप्त करते हो। वो सूचनाएं आपकी फिर पुनः प्राप्त के बाद आप अनुक्रिया करोगे वातावरण से। तो इस प्रकार से फिर वातावरण से आपको जिन सूचनाओं की आवश्यकता होगी वो आपका मस्तिष्क पुनः ग्रहण करेगा, आपके संवेदी अंग जो हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा। तो सबसे पहला है संवेदी स्मृति, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। यह स्मृति का पहला तंत्र है। जब व्यक्ति किसी संवेदन का अनुभव करता है तब यह संवेदन उसके संवेदी स्मृति में भंडारित होता है। संवेदी स्मृति में सूचनाएं 1 से 3 सेकंड के लिए भंडारित होती है, और यदि मस्तिष्क द्वारा इसके आवश्यक समझा जाता है तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तथा यह सूचना स्मृति के अगले तंत्र में स्थानांतरित हो जाती है। और अगला तंत्र कौन सा है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। यदि मस्तिष्क द्वारा यह सूचना अनावश्यक समझी जाती है तो यह लुप्त हो जाती है। अब जो काम की सूचना लगी थी आपके मस्तिष्क को, वो आगे कहां से लेगी? लघुकालीन स्मृति में। जैसे कि आप अभी मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी पढ़ रहे हो, आपको पता है कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं वो सब चीजें काम की है, तो ग्रहण तो पहले बार में तो वो आपके इस बॉक्स में आ गई। कौन से में? सेंसरी मेमोरी में। और यहां आने के बाद वो तुरंत सूचनाएं आगे कहां जा रही है? एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आपके जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क को पता है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये सूचनाएं आपके काम की है। और बाद में जब आप इन सूचनाओं का बार बार अभ्यास करोगे तो ये सूचनाएं आपके कहां सेव हो जाएगी? दीर्घकालीन स्मृति में। और जरूरी नहीं है कि वो चीजें आपको दीर्घकालीन में चलेगी तो भूल ही नहीं सकते। हो सकता है कि आपने बहुत बार उसका रिवीजन नहीं किया हो, या जिस समय आपने सूचनाएं ग्रहण की सही ढंग से सूचनाएं ग्रहण नहीं की हो, तो कुछ चीजें हमें एग्जाम में याद नहीं आती पढ़ी हुई। लघुकालीन स्मृति, इसमें सूचनाओं को लगभग 30 सेकंड तक भंडारित किया जाता है, यानी लगभग 25 से 30 सेकंड तक। लघुकालीन स्मृति में सीमित मात्रा में ही सूचनाओं को भंडारित किया जा सकता है। मिलर के अनुसार, वेरी वेरी मोस्ट है, जब इन नोट्स को नोट डाउन करो तो इनके साथ में लिख लेना इंपॉर्टेंट, यूं मिलर के साथ। यह सीमा जो है ये 7 ± 2, यानी इसका मतलब क्या है? 7 में 2 जोड़ दो या 7 में से 2 घटा दो, तो यानी 5 से 9 तक के टुकड़ों में हम कोई सीमा एक बार में किसी सूचना को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए 7 से यह माना है, 7 से 2 कम या 7 से 2 ज्यादा तक।
तो हम इसको मैजिकल नंबर कहते हैं 7 को। इस स्मृति में सूचनाएं वर्तमान उपयोग के लिए भंडारित होती है, इसलिए इसे कार्यशील स्मृति या वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। तो अभी जो आपका वर्किंग काम चलता है, डेली रूटीन में काम है, वो सारा आपका किससे होता है? इसी कार्यशील स्मृति से। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसको लिखोगे, नोट डाउन करोगे, सब चीजें किस में चलेगी? लघुकालीन स्मृति में। यहां से सूचनाएं फिर आगे संशोधित होकर के दीर्घकालीन स्मृति में भेजी जाती है, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। दीर्घकालीन स्मृति में असीमित मात्रा में सूचनाएं भंडारित की जा सकती है। यह एक स्थायी तंत्र होता है, यानी इसमें सूचनाएं जीवन पर्यंत भंडारित रह सकती है। कोई 100% नहीं है कि इसमें चलेगी तो आप जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं। लेकिन जीवन से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण घटना हो, यह बात ध्यान रखना इसमें, चाहे वो एक बार कहीं भी घटना घटी थी, जैसे भूकंप की घटना हो सकती है, या एक और बड़ी भयंकर घटना होगी, जैसे मान लो शादी हो गई आपकी। तो शादी आपकी हुई तो एक बार ही है, लेकिन आप कभी ऐसा है कि भूल गए मेरी शादी, देखो वो ऐसे शादी हुई थी मेरी? नहीं भूलते आप। तो जीवन की जो हृदय विदारक घटनाएं होती है वो मनुष्य भूलता नहीं है। तो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं कि जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना हो, कोई भी कौशल यानी स्किल, तो आपने जो चीज कहीं सीखी हो, कोई भी स्किल है, तो वो भी आपकी कहां चली गई? दीर्घकालीन स्मृति में आ जाती है। या जीवन का कोई अनुभव, पुरानी स्मृतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दीर्घकालीन स्मृति का ही उपयोग करता है। तो कोई पुरानी चीज आप जब पहले का आपका पढ़ा हुआ है, जो भी चीज आप एग्जाम में उपयोग करते हो, आप एग्जाम में किस स्मृति का प्रयोग करोगे? अब ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में 2 मिनट पहले पढ़ के कहां पढ़ोगे? एग्जाम तक तो आप पढ़ चुके हो। अब एग्जाम हॉल में किस चीज का प्रयोग करोगे? कौन सी स्मृति का प्रयोग करोगे एग्जाम हॉल में आप? इसी दीर्घकालीन स्मृति का, कि जो आपने पहले पढ़ रखा है, उस कमरे से बाहर आप जो भी पढ़ के आए हो, आज तक आपने जो भी पढ़ा है। कई बार हो सकता है कि कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपने इस वैकेंसी में नहीं पढ़ा, लेकिन पिछली वैकेंसी में आपने कोई पॉइंट पढ़ा था और वो पॉइंट एज इट इज इस भर्ती में आ गया। आप थोड़ा सा दिमाग पे अगर जोर दोगे तो कई बार आपको वो पॉइंट भी याद आ जाता है जो आपने 2 साल पहले या 4 साल पहले भी पढ़ा हो। और इसीलिए देखिए, कोचिंग का महत्व भी यह होता है कि एक तो इंसान खुद पढ़ता है बुक से, और एक जब उसको दृश्य रूप में और एक सर्वे रूप में जब कोई चीज उसके आती है, वो कहीं अधिक उसको बेहतर तरीके से याद होती है। यानी ये सब कुछ आपको सामने दिख रहा है और मेरे शब्दों को आप सुन रहे हो, तो ये आपके ज्यादा स्थायी याद रहेगा। तो ये फर्क पड़ता है, और ये साइंटिफिक प्रूफ चीजें हैं। यही एक कोचिंग का महत्व होता है, क्योंकि इसमें पढ़ी और पढ़ाई हुई चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहती है जो आपने सुनी है। तो ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, और मुझे आशा है आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं। जो आपको एक एक पॉइंट मैंने इसमें समझाया है, जहां से भी प्रश्न पूछ सकता है, और मैंने उन बहुत सारे पॉइंट को इसमें शामिल किया है जो पिछले वर्षों में अलग अलग एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित जुड़े हुए जो क्वेश्चन आ सकते थे, उनको भी मैंने मेन पॉइंट के रूप में इस पूरे जो ये टॉपिक है इसके अंतर्गत रखा है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम दूसरा नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।